खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। अगस्त 1940 बिहार के सिवान जिले के गोरियाकोठी गांव के किसान परिवार में जन्मी इस महिला ने अपने बुलंद हौसले, कठिन परिश्रम, गरीबी और समाज की रूढ़िवादी मान्यताओं को दरकिनार कर सफलता का जो मुकाम हासिल किया है, वो न केवल खुद में एक मिसाल है, बल्कि इनका व्यक्तित्व नारी शक्ति का एक ऐसा उदाहरण है जो आम महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भारतीय इतिहासकारों के मुताबिक प्रारंभिक वैदिक काल में पुरुषों और महिलाओं को बराबरी का दर्जा और अधिकार हासिल था, लेकिन बाद में करीब 500 ईसा पूर्व महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई और बाबर एवं मुगल साम्राज्य के इस्लामी आक्रमण के साथ और इसके बाद ईसाईयत ने महिलाओं की आज़ादी और अधिकारों को सीमित कर दिया। मध्ययुगीन काल के दौरान भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में और अधिक गिरावट आई। इस दौर में देश के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह सामाजिक जिंदगी का हिस्सा बन गई। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमान शासकों के बढ़ते प्रभाव ने एक ओर जहां मुस्लिम परिवार की महिलाओं को जनाना क्षेत्रों तक सीमित कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर पर्दा प्रथा भी भारतीय समाज का अंग बन गई। इन परिस्थितियों के बावजूद भी देश की कई महिलाओं ने रूढ़िवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर राजनीति, साहित्य, धर्म, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की। 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र के कल्याण जिले के साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मी आनंदी गोपाल जोशी 11 मार्च 1886 को हिंदुस्तान की पहली महिला चिकित्सक बनी। महज 21 साल की उम्र में पेंसिल्वेनिया के विमेंस मेडिकल कॉलेज से एमएस की डिग्री हासिल करने वाली यमुना यानी आनंदी गोपाल जोशी ने हिंदुस्तान के सामाजिक सुधार के इतिहास का न केवल एक सुनहरा अध्याय लिखा, बल्कि सामाजिक विरोध की परवाह किए बगैर भविष्य निर्माण की दिशा में
एक क्रांतिकारी कदम भी उठाया। आनंदी के पति गोपाल राय जोशी खुली सोच के व्यक्ति थे और महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर भी, और उनकी यही सोच उन्हें लोगों की भीड़ से अलग करता था। यमुना का लालन पालन उस समय की संस्कृति के हिसाब से हुआ, जब लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, साथ ही बेटियों को काफी बंदिशों में रहना भी पड़ता था। समाज की विकृत मानसिकताओं और रूढ़िवादी परंपराओं से लड़कर आनंदी डॉक्टर तो बनी, लेकिन 22 साल की उम्र में 26 फरवरी 1887 को उनका निधन हो गया। देश की पहली महिला चिकित्सक का खिताब अपने नाम करने वाली आनंदी गोपाल जोशी तो इस संसार से रुखसत हो गई, लेकिन इस घटना के सालों बाद हिंदुस्तान की सरजमीं पर एक ऐसी बेटी का जन्म हुआ जिसने गरीबी की धूप छांव के बीच न केवल अपनी पढ़ाई को रफ्तार दी, बल्कि समाज की तमाम बंदिशों को दरकिनार कर डॉक्टर बनने का फैसला लिया, और उसके इस फैसले में दादा यमुना सिंह सारथी बने। बिहार के सिवान जिले का यह पूरा इलाका गोरिया कोठी के नाम से जाना जाता है। शिक्षा को लेकर इस गांव के लोग काफी सजग हैं और राजनीतिक दृष्टि से इस पूरे इलाके की अपनी एक अलग पहचान है। बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी और बाबू यमुना सिंह की पहचान इस पूरे इलाके में न केवल एक प्रतिष्ठित शिक्षक के रूप में थी, बल्कि वो गोरिया कोठी स्थित डाकघर में बतौर पोस्टमास्टर कार्यरत भी थे। यमुना सिंह खुली सोच के व्यक्ति थे और एक शिक्षक होने के नाते वो अपने गांव और परिवार की महिलाओं के शिक्षा के पक्षधर भी थे। दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन ही यमुना सिंह की पहचान थी। ऐसे में उन्होंने समाज की परवाह किए बगैर इसकी शुरुआत अपने घर से की और अपनी पुत्रवधू चंद्रावती देवी को पढ़ने की अनुमति दी। कुशाग्र बुद्धि की स्वामिनी चंद्रावती को अपने ससुर के अलावा पति जगन्नाथ सिंह का पूरा सहयोग मिला और उन्होंने दिल लगाकर पढ़ाई की। कुछ ही वक्त बाद गोरिया कोठी स्थित अपर गर्ल्स स्कूल में बतौर शिक्षिका चंद्रावती देवी ने योगदान किया और लंबे समय तक इस विद्यालय में कार्यरत रही। बहुमुखी प्रतिभा के धनी यमुना बाबू के पुत्र जगन्नाथ सिंह की पहचान इस पूरे इलाके में एक प्रतिष्ठित किसान के रूप में थी और उन्होंने खेती की दुनिया में नित्य नए प्रयोगों को अंजाम दे लोगों को चौंका दिया था। जगन्नाथ सिंह और चंद्रावती देवी के 3 बेटों और 3 बेटियों में सबसे बड़ी शांति आरंभ से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी। शिक्षा इस परिवार की बुनियाद थी। ऐसे में जगन्नाथ और चंद्रावती ने अपने तीनों बेटों विद्याभूषण, शशिभूषण और ब्रजभूषण की शिक्षा का तो पूरा ख्याल रखा ही, साथ ही साथ अपनी पोतियों शांति, अनीता और अमिता को भी दादा यमुना सिंह ने अच्छी तालीम दिलाई। जगन्नाथ सिंह और चंद्रावती की पहली पुत्री शांति बचपन से ही पढ़ाई में काफी अव्वल थी। शांति की प्रारंभिक शिक्षा गोरिया कोठी स्थित प्राइमरी स्कूल से हुई और इसी स्कूल से इन्होंने 5वीं तक की शिक्षा हासिल की। इधर आजादी के परवानों की संघर्ष रंग लाई और साल 1947 को हिंदुस्तान पूरी तरह से आजाद हो गया और इसके अगले ही साल 1948 में शांति का दाखिला गोरिया कोठी स्थित कर्मयोगी उच्च विद्यालय में हुआ और इसी विद्यालय से साल 1955 में शांति ने प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह वो दौर था जब जगन्नाथ बाबू का परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था और बच्चों की शिक्षा को जारी रखने में भी परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। जानकार बताते हैं कि स्कूल के दिनों में दुर्गावती और उषा शांति की सहेलियों में थी और इन्हीं 2 सहेलियों के साथ शांति प्रतिदिन नंगे पांव अपने घर से स्कूल तक पैदल चलकर आती जाती और पांव में छाले पड़ जाते। स्कूल के तत्कालीन प्रधानाध्यापक नरसिंह नारायण सिंह का नाम अपने समय के विद्वान शिक्षकों में शुमार था, लेकिन समय और समाज के दबाव के बीच उन्हें भी लड़कियों का शिक्षा ग्रहण करना नहीं सुहाता था। स्कूल के दिनों से ही हर प्रकार के खेलों में शांति की गहरी रुचि रही। विशेषकर कबड्डी की अच्छी खिलाड़ियों में उषा, दुर्गावती और शांति अपनी अन्य सहेलियों के साथ प्रधानाध्यापक के घर स्थित खेत में घंटों खेलती और सब्जियों को खूब नुकसान पहुंचाती।
7वीं कक्षा तक शांति अपनी सहेलियों को साथ ले स्कूल के पीछे स्थित आमों के पेड़ों से कच्चे आमों को तोड़ती और फिर सभी सहेलियों के साथ बैठकर वहीं बागीचे में खुद चटनी तैयार करती और अपनी बनाई चटनी का सभी भरपूर लुत्फ उठाती। 10 साल की उम्र तक शांति ने फ्रॉक पहना और विद्यालय आती जाती रही, लेकिन बदलते समय समाज के तौर तरीकों और गांव की संस्कृति का ख्याल कर इसी उम्र से इन्होंने साड़ी पहन पल्लू सर पर रख स्कूल आना जाना आरंभ किया। परिवार के सदस्यों के साथ साथ खुद शांति का भी सपना डॉक्टर बनने का था। ऐसे में साल 1955 में शांति ने बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एलएस कॉलेज यानी लंगट सिंह कॉलेज में आईएससी में दाखिला लिया और यहीं अपने चाचा प्रोफेसर वीर बहादुर सिंह के घर रहकर अपनी पढ़ाई को रफ्तार दी। साल 1957 में शांति ने आईएससी की वार्षिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की और कॉलेज का मान बढ़ाया और फिर इसी साल वो पटना आ गई। डॉक्टर बन मरीजों की सेवा का संकल्प लिए साल 1957 में शांति ने प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसे आज हम पटना मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच के नाम से जानते हैं। उस दौर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाने वालों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता था। ऐसे में कुशाग्र बुद्धि की छात्रा शांति ने इस कॉलेज में उत्तीर्ण छात्राओं के बीच प्रथम स्थान प्राप्त कर सभी को चकित कर दिया। साल 1962 में इसी कॉलेज से शांति ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और अपने माता पिता के साथ साथ दादा स्वर्गीय यमुना सिंह का सपना भी साकार किया। यह वो दौर था जब डॉक्टर शांति ने न केवल मेडिकल कॉलेज में प्रथम स्थान हासिल किया, बल्कि पटना विश्वविद्यालय में टॉप करने के कारण कई सम्मान और स्वर्ण पदक भी इनके नाम रहे। पढ़ाई में गहरी रुचि को देखते हुए शांति को मेडिकल कॉलेज की तरफ से मेरिट स्कॉलरशिप और सर गणेश दत्त सिंह पुअर कम मेरिट स्कॉलरशिप भी मिलती रही। एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के उपरांत शांति ने इसी कॉलेज से 1 वर्ष तक हाउसमैनशिप किया, लेकिन इस बीच परिवार की तरफ से शांति पर शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा। तो मेरे माँ और पापा दोनों ही बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं, लेकिन उन लोगों का निश्चय इतना दृढ़ था और दृष्टि इतनी ऊंची थी, एम्बिशन इतना ज़्यादा था कि रोज स्कूल 7 मील पैदल खाली पैर जा रहे हैं और आ रहे हैं। किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, किस तरह से जुगाड़ कर रहे हैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए और अपना जो बेस्ट कर सकते हैं। रात में लालटेन नहीं है, किस तरह मोमबत्ती जला के पढ़ रहे हैं। किताबें नहीं है, किस तरह मांग रहे हैं कि ये दे दो, वो किताब दे दो। इसके बावजूद हम तो यही कहेंगे कि भगवान की कृपा जरूर रही है। माँ एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, जैसा सब जानते हैं, और अपने प्रोफेशनल करियर में वो जितनी सक्सेसफुल हैं उतनी ही अपने पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो एक आदर्श माँ हैं और एक पत्नी भी वो आदर्श थी। बेटी बहू हर एक रूप में वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। पहली बार में ही उन्होंने मेडिकल में कंपटीशन उस समय भी हुआ करता था, तो वो बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा और वो पीएमसीएच के लिए क्वालिफाई कर गई, जबकि उसके लिए उनकी कोई तैयारी नहीं थी। वो मुजफ्फरपुर से आईएससी उन्होंने किया था, जिसमें फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया था। फिर एमबीबीएस के दौरान भी वो फर्स्ट और फाइनल एमबीबीएस में क्लास में फर्स्ट की थी और कई सारे सब्जेक्ट्स में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था और ऑनर्स मिला था। 11 जुलाई 1962 को डॉक्टर शांति का विवाह बिहार के गोपालगंज के कटैया थाना अंतर्गत बेलाटी गांव के निवासी जगत बली रॉय और नगीना देवी के पुत्र एवं देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर ब्रजदेव प्रसाद रॉय के साथ संपन्न हुआ और पूरा प्रदेश इस भव्य शादी समारोह का गवाह बना। प्रोफेसर रॉय पटना विश्वविद्यालय के न केवल छात्र रहे, बल्कि अपने विषय और बैच के टॉपर भी रहे। विवाह के दौरान प्रोफेसर रॉय मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित विक्रम यूनिवर्सिटी में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे और महाभारत
एवं वेद पर किए अपने शोध के कारण वे हमेशा सुर्खियों में रहे। जानकार बताते हैं कि प्रोफेसर रॉय की प्राचीन भारतीय इतिहास में न केवल गहरी रुचि थी, बल्कि महाभारत और वेद पर उनके शोध पत्र और लेख भी कई पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है। प्रोफेसर ब्रजदेव लंबे समय तक उज्जैन में रहे और 1964 की शुरुआत में पटना विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद पर अपना योगदान दिया, जहां वे प्रोफेसर और फिर विभागाध्यक्ष के पदों पर लगातार काम करते रहे और फिर देखते ही देखते इनका नाम भारत के प्रसिद्ध इतिहासकारों में लिया जाने लगा। पुराने दिनों को याद कर डॉक्टर शांति रॉय बताती हैं कि उनके MBBS का रिजल्ट 1 जून 1962 को आया और इसके एक महीने बाद 11 जुलाई 1962 को उनका विवाह हुआ। यानी जीवन की ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं 22 साल की उम्र से पहले। सितंबर 1963 में डॉक्टर शांति रॉय ने बिहार सरकार में नौकरी की शुरुआत की और राज्य सरकार द्वारा इनकी पहली नियुक्ति बतौर सिविल असिस्टेंट सर्जन बेतिया के MJK अस्पताल में कर दी गई, जहां डॉक्टर रॉय साल 1965 तक पदस्थापित रहीं। इस बीच 20 नवंबर 1963 को डॉक्टर शांति रॉय ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया और नाम पड़ा श्वेता। बच्चों से रॉय दंपत्ति को बेहद प्यार था। ऐसे में लक्ष्मी के आगमन से घर आंगन खुशियों से भर उठा। साल 1965 में बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर शांति रॉय का ट्रांसफर रांची स्थित रांची मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया, जहां रेजिडेंट सर्जन के रूप में ये 1968 तक कार्यरत रहीं और इस लंबी अवधि में अपने काम की बदौलत अपनी एक अलग पहचान दर्ज कराई। 23 अक्टूबर 1966 को रॉय परिवार की खुशियों का उस वक्त ठिकाना न रहा, जब पुत्र के रूप में नन्हे बालक का जन्म हुआ और नाम पड़ा हिमांशु। साल 1967 में राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर शांति रॉय का एक बार फिर तबादला कर दिया गया और डॉक्टर रॉय ने बतौर रेजिडेंट सर्जन पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी PMCH में योगदान दिया और साल 1969 तक इसी सरकारी अस्पताल में पदस्थापित रहीं। वेद और पुराणों के अध्ययन में प्रति ब्रजदेव प्रसाद रॉय की गहरी रुचि के कारण डॉक्टर शांति रॉय ने भी इन पुस्तकों का गहरा अध्ययन किया है। इसके अलावा डॉक्टर रॉय को मेडिकल की पुस्तकों के अलावा क्लासिक नॉवेल पढ़ने का भी शौक है। साथ ही साथ आम लोग इन्हें एक सफल चिकित्सक होने के अलावा एक अच्छी फोटोग्राफर के रूप में भी जानते हैं, जिनके लिए फोटोग्राफी एक पैशन है। इधर 25 अक्टूबर 1969 को रॉय दंपत्ति के घर खुशियों ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी और लक्ष्मी के रूप में बेटी का आगमन हुआ। माँ बाप ने अपनी लाडली का नाम रखा शिप्रा। साल 1969 में राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर शांति राय का ट्रांसफर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी DMCH कर दिया गया, जहां ये रजिस्ट्रार के रूप में 1972 तक कार्यरत रही। 1973 में डॉक्टर रॉय को एक बार फिर रांची मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां एक साल यानी साल 1973 तक ये सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रही। इधर 15 अगस्त 1972 को प्रोफेसर ब्रजदेव प्रसाद और डॉक्टर शांति रॉय की तीसरी पुत्री का जन्म हुआ और घर आंगन मासूमों की किलकारियों से गूंज उठा। माता पिता और भाई बहनों ने बच्ची का नाम रखा सोनाली। डॉक्टर शांति रॉय और उनके पति ब्रजदेव प्रसाद रॉय ने अपने सभी बच्चों की तालीम पर खासा ध्यान दिया और घर में पढ़ाई का सुंदर माहौल बनाया। डॉक्टर शांति के पति आरंभ से ही चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। ऐसे में बच्चों की कड़ी मेहनत और माँ बाप का त्याग ही इस रास्ते को मंजिल तक ले जा सकता था। डॉक्टर मिसेस शांति राय पटना मेडिकल कॉलेज में जब मैं स्टूडेंट था, हमारी शिक्षिका थी और इनका क्लिनिक्स या इनका जो ये आउटडोर्स होता था उसमें काफ़ी भीड़ रहती थी, इसलिए कि ये एक बहुत ग्राउंड लेवल की टीचर और सब चीज़ बहुत अच्छी से बताते थे। हम लोग बराबर गायनी के क्लास में कोशिश करते थे कि मैडम का ही क्लास अटेंड करें। बाद में जब मैं इंग्लैंड से आया पढ़ लिख करके, तब से हमारा एज ए क्लिनिशियन मिसेस शांति राय का काफ़ी हमारे ऊपर रहा है, ये कृपा रही है और वो हमको बराबर मदद करती रही हैं।
साथ साथ जब कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमसे डिस्कस करती हैं। इनफैक्ट उनके पूरे परिवार का डॉक्टर भी मैं हूँ और मेरे परिवार के डॉक्टर भी वही हैं। डॉक्टर शांति राय के बारे में एक स्पेशल बात मैं कहूँगा। अधिकतर लेडी डॉक्टर लोग बहुत अहम भाव में आ जाती हैं या बहुत सा गुस्सा करती हैं या कुछ एबनॉर्मल तरीके से भी कुछ काम होता है। डॉक्टर शांति राय ने में कुछ ऐसा नहीं आया। एकदम शांत, जो नाम है शांति, बराबर शांत प्रकृति के रहीं। प्रैक्टिस उनकी बढ़ती गई, लेकिन प्रैक्टिस बढ़ने के साथ वो दिमाग का पारा नहीं बढ़ा है, ये बड़ी बात है। साल 1973 में राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर शांति रॉय का ट्रांसफर एक बार फिर सहायक प्राध्यापक के रूप में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया, जहां डॉक्टर रॉय 1975 तक कार्यरत रहीं और फिर इसी साल इनका तबादला पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी PMCH में कर दिया गया, जहां ये बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष सह प्रोफेसर के पदों पर रहते 31 अक्टूबर 1998 को सेवानिवृत्त हो गई। उस दौर की महिला चिकित्सकों में संभवतः डॉक्टर शांति राय पहला ऐसा नाम है जिन्होंने लगातार 23 वर्षों तक एक ही सरकारी अस्पताल में विभिन्न पदों पर काम करते हुए न केवल अस्पताल बल्कि चिकित्सा जगत को भी एक नई पहचान दिलाई। कॉलेज के दिनों के सहपाठी और प्रदेश के ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर DK श्रीवास्तव बताते हैं कि शांति रॉय ने जिन मुसीबतों के बीच रहकर अपनी पढ़ाई की उसे वो कभी नहीं भूली। शायद यही वजह रही कि उन्होंने ओल्ड बॉयज एसोसिएशन बिनोवेलेंट फंड में एक बड़ी राशि प्रदान की ताकि पैसों की कमी के कारण किसी की पढ़ाई बाधित न हो। इसके अलावा वो जब तक कॉलेज में विभागाध्यक्ष रही तब तक गरीब छात्र छात्राओं को हर संभव मदद भी पहुंचाती रही। डॉक्टर शांति राय ऐसे तो बहुत लब्ध प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त महिला चिकित्सक हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनका क्लासमेट था और हम लोग एक साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़े। उस समय उनका नाम शांति कुमारी हुआ करता था। बहुत गंभीर, सरल और स्पष्ट स्वभाव की महिला थी और पढ़ने में अत्यंत मेधावी थी। हमारे बैच में ज़्यादातर फर्स्ट वही हुआ करती थी। कभी कभी मुझसे भी कंपटीशन उनको होता था, लेकिन वो हमेशा पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उन्होंने हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट किया। वो बड़ी ही कर्तव्यनिष्ठ, डेडिकेटेड महिला हैं, अपने काम के प्रति बहुत रुचि रखती हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनी लंबी सेवा के बीच साल 1979-80 में डॉक्टर रॉय ने पटना के कंकड़बाग स्थित ब्रज वैष्णव नामक अपने इसी घर से अपनी निजी प्रैक्टिस की शुरुआत की और फिर आगे आने वाले चंद ही सालों में डॉक्टर शांति रॉय का नाम प्रदेश की चिकित्सा जगत में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाने लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर तो देखा ही नहीं। अपनी लगातार मेहनत के फलस्वरूप वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। तरह तरह की बाधाएं आई उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उन सभी बाधाओं के साथ वो जूझते हुए अपने पारिवारिक स्थिति एवं अपने प्रोफेशन के बीच में उन्होंने एक इतना अच्छा संतुलन बनाया जो कि बिहार की लेडी डॉक्टर्स के लिए खास करके एक मिसाल है। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिला डॉक्टरें हैं जो कि उन्हीं के मिसाल को सामने रख करके अपनी ज़िंदगी को शेप करती हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ। वह मानवीय गुणों की खजाना है। चेहरे पर मृदुल हंसी, किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में विचलित नहीं होना, चेहरे पर शिकन नहीं आने देना, हर किसी को खुशी देना, हर किसी के लिए मतलब सहायता करना, यह उनका गुण है। मैं उनके मानवीय गुणों को अपने में आत्मसात करने का प्रयास करती हूँ। और मेरी माँ तो यहाँ तक कहती हैं कि मैं तुम्हारी बड़ी अम्मी हूँ और वह तुम्हारी अम्मी जान है। हम लोग बहुत बार साथ में काम किए हैं, खास करके जो हम लोग का AICOG हुआ था उसमें हम लोग बहुत दिन तक साथ किए। उसमें वो इतना अच्छा से ध्यान दे करके AICOG में हमारे साथ
मिलजुल करके काम की कि हम लोग का जो AICOG है तो अभी तक सब कोई नाम लेता है कि इतना अच्छा AICOG नहीं हुआ था बहुत सालों से। पटना में इतना अच्छा कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसमें कि वही चेयरमैन थी और हम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला और बहुत अच्छा से हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाए। उस तरह उनको ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी भी उनमें काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक जो काम लेती हैं ठानती हैं उसको अच्छा से संपूर्ण करती हैं। परिवार के सदस्य बताते हैं कि डॉक्टर शांति एक बेहद साधारण महिला है, लेकिन इनका व्यक्तित्व हर उस महिला को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जो जीवन में कुछ करना चाहती है। एक सफल चिकित्सक और गरीबों के हमदर्द के रूप में पहचान रखने वाली डॉक्टर शांति रॉय लंबे समय तक पटना स्थित महावीर आरोग्य संस्थान से भी जुड़ी रही और इस संस्थान को इनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क चिकित्सा का लाभ पूर्व में लंबे अरसे से मिलता रहा है। इधर बदलते वक्त के साथ प्रोफेसर ब्रजदेव प्रसाद रॉय और डॉक्टर शांति रॉय की मेहनत रंग लाई और रॉय दंपति की बड़ी बेटी श्वेता रॉय ने पटना विश्वविद्यालय से बॉटनी में MSc और PhD की डिग्री हासिल की। साल 1986 में श्वेता का विवाह देश के जाने माने प्रख्यात सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार के साथ संपन्न हुआ, जो इस वक्त UK साउथ शील्ड स्थित हार्टले पूल के प्रसिद्ध अस्पताल में कार्यरत है। साल 1995 में रॉय दंपति के इकलौते पुत्र डॉक्टर हिमांशु रॉय का विवाह शहर की ख्याति प्राप्त स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय के साथ संपन्न हुआ और इस भव्य शादी समारोह में देश और राज्य की कई नामचीन हस्तियां नजर आईं। डॉक्टर हिमांशु रॉय न केवल प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, बल्कि प्रदेश में पहले IVF क्लिनिक की शुरुआत का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। डॉक्टर सारिका और हिमांशु रॉय द्वारा संचालित कंकड़बाग स्थित शिवम हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम आज राज्य के गिने चुने अस्पतालों में है, जहां मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा 24 घंटे उपलब्ध है। माँ एक तरह से समझिए कि हम लोग के लिए देवी के जैसी लगती थी। उसका फोटो हम लोग रखते थे और पूजा करते थे, अगरबत्ती भी जलाते थे और उस तरह से थी। तो माँ बाद में जब आई पटना, उनका ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद भी वो काम में इतनी ज़्यादा मशगूल रहती हैं। वर्क इज़ हर फर्स्ट लव। उसका मेडिकल में आने की भी कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि वो जस्ट यहाँ आई थी अपने नाना जी के साथ में अपने उनकी सेवा करने के लिए, और बाई चांस उन्होंने मेडिकल एंट्रेंस दिया और उसमें वो टॉप कर गई। बायोलॉजी भी इसलिए पढ़ी कि उसके घर में बायोलॉजी की ही किताबें थी, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट उसके सर्टिफिकेट्स हम लोग देखते हैं और आश्चर्य होता है कि गांव से उठकर आकर कोई कैसे इस तरह से मेडिकल कॉलेज में परफॉर्म कर सकता है, गोल्ड मेडल पर गोल्ड मेडल आना। शी इज़ एन एक्सेलेंट सर्जन, एक्सेलेंट काउंसलर और शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी एज फार एज बीइंग अ डॉक्टर इज कंसर्न्ड। डॉक्टर शांति रॉय की दूसरी पुत्री डॉक्टर शिप्रा रॉय का नाम आज न केवल बिहार बल्कि देश की उन गिनी चुनी महिला चिकित्सकों में शुमार है, जिन्होंने अपनी बेहतर चिकित्सा की बदौलत अपने मरीजों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी है। डॉक्टर शिप्रा के कंकड़बाग स्थित स्वस्ति विमेंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की पहचान राज्य के प्रमुख अस्पतालों में है और मरीजों को दी जाने वाली सभी आधुनिक सुविधाएं यहां मौजूद हैं। साल 1993 में डॉक्टर शिप्रा का विवाह डॉक्टर अजीत सिंह के साथ संपन्न हुआ। डॉक्टर अजीत सिंह प्रदेश के जाने माने सर्जन हैं और प्रदेश की चिकित्सा जगत में इनकी अपनी एक अलग पहचान है। डॉक्टर शांति रॉय की तीसरी बेटी और सभी बच्चों में सबसे छोटी डॉक्टर सोनाली रॉय की गिनती UK में एक प्रतिष्ठित जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पर की जाती है। सोनाली के पति डॉक्टर उर्जित सोनी भी वर्षों से UK में पदस्थापित हैं और गोरों की धरती पर जाने माने चिकित्सक के रूप में इनकी पहचान है। जाने माने चिकित्सक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर CP ठाकुर कहते हैं कि डॉक्टर शांति रॉय के परिवार में आज जिधर देखें उधर डॉक्टर ही नजर आता है। पूरा परिवार आज योग्य और कुशल गायनोकोलॉजिस्ट से भरा है। ये सब उनकी दी हुई शिक्षा और अच्छी सोच का ही परिणाम है। पूरे परिवार को गायनोकोलॉजिस्ट बना दिया। इनके बेटा भी हैं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के,
इनकी पतोह भी गायनिकोलॉजिस्ट है, इनकी बेटी भी गायनिकोलॉजिस्ट है। तो सारे परिवार को इन्होंने उस एक विधा में सबको पड़ंगत बना दिया। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका। और ऐसे माइल्ड नेचर की महिला है, तो इसलिए सब लोगों को लगता है कि शांति राय के यहाँ चले जाएंगे तो एक सुकून मिलेगा और उसकी बीमारी तो अच्छी होगी ही, काम हो जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर मिसेस शांति राय इस प्रदेश के जाने वाले स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उनका नेचर के बारे में सर्वविदित है। इतनी पोलाइट महिला बहुत रेयर है बिहार में। गरीबों की मसीहा उनको लोग कहता है। फीस के बारे में काफी लिबरल है। हम उन दिनों से जानते हैं जब मछुआ टोली में प्रैक्टिस किया करती थी। हमको तो अपने बेटा के समान मानती है। जब भी किसी काम से गए हैं, आईएमए का काम हो या पर्सनल काम हो, बहुत इज्जत से बात करते हैं। इधर 9 अप्रैल साल 2009 को प्रोफेसर ब्रजदेव प्रसाद रॉय का पटना में निधन हो गया और पूरा परिवार शोक में डूब गया। प्रोफेसर रॉय के निधन से राज्य और देश की शिक्षा जगत को न केवल गहरा आघात पहुंचा, बल्कि अपने विषय में इनके द्वारा किए गए कामों को लोग आज भी याद करते हैं। डॉक्टर शांति रॉय लंबे समय से IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की न केवल सदस्य हैं, बल्कि फोक्सी यानी फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ भी इनका गहरा संबंध है। साथ ही फोक्सी के अनुरोध पर डॉक्टर रॉय प्रत्येक माह की 9 तारीख को निःशुल्क चिकित्सा में अपना योगदान भी देती हैं। डॉक्टर शांति रॉय फोक्सी के अधीन इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट की गवर्निंग बॉडी की फाउंडर मेंबर और 3 साल तक गवर्निंग काउंसिल की सदस्य रहीं। साथ ही साथ साल 2014 में फोक्सी द्वारा पटना में आयोजित विशाल कॉन्फ्रेंस में इन्हें बतौर ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन की जिम्मेवारी सौंपी गई, जिसे इन्होंने पूरी शिद्दत से निभाया। डॉक्टर शांति पटना ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी की पूर्व में अध्यक्ष रहीं और फिलहाल एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने में लगी हैं। लंबे वक्त से डॉक्टर शांति रॉय यूएस के फेलो ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स और कोलकाता के FICMCH यानी फेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से भी जुड़ी हैं और इन संस्थाओं को डॉक्टर शांति के तजुर्बे का लाभ निरंतर मिल रहा है। लंबे अरसे से डॉक्टर शांति रॉय पटना स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी और सोसाइटी फॉर सोशल हेल्थ केयर से भी जुड़ी रही, ताकि समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और समाज के असहाय, लाचार, बेबस लोगों के लिए किए गए बेहतर कामों को देखते हुए साल 2015 में डॉक्टर शांति रॉय को जागरण हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड और फिर साल 2016 में जी मीडिया द्वारा इन्हें हेल्दी लिविंग अवार्ड 2016 से नवाजा गया। विगत 38 सालों से डॉक्टर शांति रॉय के साथ काम कर रहे 74 वर्षीय प्रसिद्ध निश्चेतक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिन्हा कहते हैं कि अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए कई बार सोचता हूं कि अब काम छोड़ दूं, लेकिन डॉक्टर रॉय को इस उम्र में काम करते देख यह महसूस करता हूं कि ऐसा करने का अभी मुझे कोई हक नहीं। मैं बहुत अधिक प्रभाव में रहा हूं और मैं उन्हें अपनी अभिभावक ही नहीं, मार्गदर्शक रूप में और उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में हमेशा मैंने उनका दर्शन किया है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मैंने कभी ना तो उनको झुझलाते पाया है, ना ही मरीजों के प्रति कभी कोई गलत ढंग से व्यवहार देखा है। एक तरह से देवी कहा जाए, हम लोग उनको देवी मानते हैं जो वो हैं। और शुरू से जो उनका व्यक्तित्व है, जो विचार, इतना सरल स्वभाव के, मरीज के साथ व्यवहार, कभी गुस्सा को परसने नहीं है,
कभी पैसा के बारे में तो वो ध्यान ही नहीं दिए, कभी सोचे ही नहीं। मरीज के निस्वार्थ भाव जो कहा गया, उस विचार से जब करते हैं, और जो शुरू से आज तक वो उनका उन्हीं में क्षमता। मरते हुए मरीज को जिंदा कर लेती हैं, वो जिस मरीज के हाथ पल्स पर हाथ रखती हैं वो जिंदा ही समझिए हो जाता है। और शिवम हॉस्पिटल नहीं, एक बड़ा मंदिर है जो उनका हॉस्पिटल है, और उनके पास गुस्सा नाम का चीज़ नहीं है, कभी गुस्साती नहीं है किसी के ऊपर। वो गुस्सा तो अपने आप उनको ख़त्म हो जाता है, पी जाती है कि क्या करती हैं पता नहीं है, लेकिन वो एक भगवान के रूप में है। पेशेंट को हर बहुत हेल्प करती हैं, गरीब पेशेंट को भी बहुत हेल्प करती हैं। उम्र के 75 साल पार कर चुकी प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर शांति रॉय ने साल 2016 में अपने अनुभवों को पुस्तकों के माध्यम से साझा करने का फैसला लिया और फरवरी 2017 में प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित गर्भ एवं प्रसव ज्ञान नामक इस पुस्तक का लोकार्पण पटना के गांधी मैदान में आयोजित पटना पुस्तक मेले में किया गया। इस पुस्तक के प्रकाशन के कुछ ही वक्त बाद डॉक्टर शांति रॉय द्वारा लिखित एक अन्य पुस्तक स्त्री रोग ज्ञान भी अब प्रकाशन के लिए तैयार है और जल्द ही यह पुस्तक पाठकों के हाथों में होगी। हिंदी में प्रकाशित उपरोक्त दोनों पुस्तकों पर डॉक्टर शांति रॉय कहती हैं कि कम पढ़ी लिखी महिलाओं और हिंदी के तेजी से बढ़ते पाठकों को ध्यान में रखकर उन्होंने यह संकल्प लिया कि स्त्री एवं प्रसूति रोगों से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां महिलाओं तक पहुंचाई जाए ताकि मां, बहनों और बेटियों को इन विषयों का ज्ञान हो सके। इन दोनों पुस्तकों के अलावा चिकित्सकों को ध्यान में रखकर डॉक्टर शांति राय ने अंग्रेजी भाषा में अपनी तीसरी पुस्तक प्रैक्टिकल गाइड फॉर प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट्स का लेखन आरंभ किया है और जल्द ही यह पुस्तक पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। शांति रॉय का मानना है कि राज्य और देश के छोटे छोटे अस्पतालों में इस वक्त बड़ी संख्या में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। ऐसे में अंग्रेजी में लिखी यह पुस्तक न केवल उनका मार्गदर्शन करेगी बल्कि मुश्किल घड़ी में वो इस पुस्तक की मदद से अपनी राह भी आसान कर सकेंगे। लेकिन मेरे दादाजी का बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। पता नहीं क्यों उनको इतना शौक था और उन्हीं के शौक के चलते उन्होंने कब फॉर्म लाया कंपटीशन में बैठने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज से। फिर मैं उस कंपटीशन में बैठी और चूँकि फ़र्स्ट आई तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था। फर्स्ट आने के बाद तो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है आदमी कि नहीं मैं उसमें नहीं कहीं और जाऊँगी, तो इसलिए मैं एडमिशन ले ली। लेकिन चूँकि एक रास्ता पर मैं चल पड़ी और लोगों को लगा कि ये रास्ता ठीक है, तो वो रास्ता दिखाई पड़ा कि नहीं ये अच्छा रास्ता है और जो मतलब डॉक्टर बनते हैं एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरे चाचा चाची, मेरे माँ पिताजी, मेरे दादा दादी सब लोगों ने ये कोशिश की कि बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बनाया। और फिर दूसरी बात ये थी कि मेरे हस्बैंड को भी डॉक्टर से बहुत मतलब डॉक्टर के प्रति उनको काफ़ी रिस्पेक्ट था और वे चाहते थे कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने वही रास्ता उन लोगों को भी दिखाया। इसलिए मेरे परिवार में बहुत सारे डॉक्टर हैं। पहला संदेश तो ये कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है सबके प्रति और अपने प्रति भी। कभी मन में ये नहीं हो कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। अपने प्रति सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। और दूसरी बात जैसा कि मैंने बताया कि कंसंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी लगन से करिए और जिस काम को कर रहे हैं केवल उसी पर ध्यान दीजिए। वो कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से किया जा सके उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। और तीसरी बात कि अपनी जिम्मेवारियों से भागिए नहीं। अगर कभी कहीं कोई जिम्मेवारी आपको सौंपी गई तो भरसक ये कोशिश कीजिए, चाहे उसके लिए कुछ भी देना पड़े, कि मैं अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह निभा सकूं। सन 1886 की डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी हो या फिर 2017 की डॉक्टर शांति रॉय, इंसान की विकृत मानसिकताओं और रूढ़िवादी परंपराओं ने आज भी महिलाओं के हाथ बांध रखे हैं। मिट्टी के रूप में मंदिरों में मौजूद देवियों को पूजने वाला हमारा यह समाज अब यह बात अच्छी तरह जान ले कि आगे आने वाला समय इन्हीं जगत जननी देवियों का है। ऐसे में नारियों को नारियों से ही प्रेरणा लेने की जरूरत है।